दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक ऐसा भूत वाली कहानी जो भगवान उसे भूत से इंसान बना देता है। लेकिन कैसे जानने के लिए पूरी वीडियो देखिए। एक भूत की असली कहानी। गांव पहुंचकर हीरालाल वल्द किशनलाल पर ये राज खुला कि वो आदमी नहीं है, भूत है। उसे मरे हुए तो 3 साल गुजर गए हैं। दोस्तों, आप लोग उलझ रहे होंगे। आपके इस उलझाव को दूर करने के लिए मुझे फ्लैशबैक का सुलझाव प्लांट करना पड़ेगा। लीजिए सच्चे का बोलबाला, झूठे का मुंह काला। सुनिए एक भूत की असली कहानी। यही कोई 7-8 बरस पहले की बात होगी। हीरालाल पुत्र किशनलाल बिसौली इंटर कॉलेज में पढ़ने जाता था। वहीं उसकी कुमारी चंपा देवी से आंख मटकता हुआ। हीरा जाति के यादव थे और चंपा थी राजपूत कन्या। ब्याह शादी मुमकिन थी ना। हीरा बाप के कुर्ते से 700 रुपये और पड़ोस के गांव से कुमारी चंपा को लेकर फरार हो गया। फिर वह पूरे 3 साल तक फरार ही रहा। वह गांव तभी लौटा जब उसके साथ 2 चिंगू मिंगू थे। जैसी कि परंपरा होती है कि प्रेम विवाहों के बाद घर वाले कुछ दिन नाराज रहते हैं, पर जैसे ही चिंगू मिंगू पैदा होते हैं, उनका गुस्सा कम हो जाता है। प्रेमी जोड़े को माफ कर दिया जाता है। पूरे देश में कमोबेश यही रिवाज चलता है, पर हीरा के मामले में ऐसा नहीं हुआ। इन 3 सालों में उसके अम्मा बाबा तो ऊपर वाले की सेवा में जा चुके थे। बचे थे दोनों भाई माणिक और पन्ना। उन्होंने उसे लड़की भगाने के जुर्म में कभी माफ नहीं किया। उन्होंने उसे घर में ही नहीं घुसने दिया। गांव वालों ने भी उसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी। हीरा चंपा देवी और चिंगू मिंगू के साथ उल्टे पांव शहर को लौट लिया और भाइयों को गलियाते हुए अपनी फैक्ट्री की नौकरी बजाने लगा। उन दिनों फैक्ट्री में यूनियन और मैनेजमेंट का लफड़ा चल रहा था। एक दिन मालिक ने फैक्ट्री बंद करने की घोषणा कर दी। खूब हाय हाय, इनकलाब जिंदाबाद हुई, पर नतीजा सिर्फ मजदूरों की बेरोजगारी निकला। वैसे भी गांव में उसके हिस्से 12 बीघे जमीन आती थी। उसमें खेती करके वो अपना और अपने बच्चों के पेट भी भर सकता था और दोनों बड़े भाइयों की छाती पर मूंग दलने का काम भी संपन्न कर सकता था। बड़े अरमानों के साथ वो अपने गांव पहुंचा, पर जल्दी ही उसके अरमान आंसुओं में ढल गए। पहले माणिक ने पहचानने से इनकार कर दिया, फिर पन्ना ने तो जलील करके घर से ही भगा दिया। दोनों भाभियों ने भी जली कटी सुनाई। हीरा परेशान हो गया। वह माणिक के घर के दरवाजे पर ही जम गया। वहीं अपना खूंटा गाड़ दिया और बोला, मुझे अपने हिस्से की जमीन और घर चाहिए। अपना हिस्सा लिए बगैर मैं यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। इतना सुनना था कि दोनों भाई बिगड़ गए। माणिक बोला, काहे की जमीन रे? बापू मरते समय जमीन हम दोनों भाइयों के नाम कर गए। उन्होंने तो तुझे मरा हुआ मान लिया था। जा भाग यहाँ से, यहाँ तेरी कोई जमीन नहीं है। हीरा पहले गिड़गिड़ाया, फिर भुना भुनाया और उसके बाद सूखी पुआल की आग सा भभक उठा। गुस्साया के बोला, भैया, ये बात सही ना है। हमें पता है, हमारे बापू हमारे साथ ऐसा अन्याय कतई ना कर सकते। हमें लगई तुम झूठ बोल रहे हो। उसका इतना कहना था कि पन्ना पिनपिनाया के बोले, दारी गए। बड़के भैया पे झूठ बोलने का इल्जाम लगा रहो है। तुझे तो नरक में भी जगह ना मिलेगी। फिर ताल ठोक के बोले, सुन ले, पिताजी की नजर में ही ना, सरकार की नजर में भी मर गयो। मुर्दों के नाम जमीन ना होती है। सरकार ने जमीन हमारे नाम कर दई है। अब के माणिक बोले, सुन ले छोरे, हमने कही है ना कि तू मर गयो, तो समझ ले तू मर गयो। अब तू कहीं चला जा, पर अब जिदा ना होने को है। समझी? हीरा ने अपनी परछाई देखी। परछाई थी, अपने पैर देखे सीधे थे। इसका मतलब अभी वह भूत नहीं बना था। भैया लोग जबरदस्ती उसे भूत बनाने को तुले थे। वह बिगड़ गया। उसने चिल्ला चिल्ला कर कहा, देखो हम जिदा हैं। हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं। जिदा ना होते तो का चलते फिरते। फिर बीड़ी निकालकर सुलगाई भीड़ को दिखाए। बोला, देखो, भूत कहीं बीड़ी पी सके है। वो तो आग से डर के भागे है। फिर चुन्नी दद्दा से बोला, दद्दा, तुम ही न्याय करो। हम जिदा हैं कि ना? चुन्नी दद्दा क्या बोलते, जब उसके सगे भाई उसे जिदा मानने को तैयार ना है तो वो कौन? प्रश्नवाचक चिन्ह। खामख्वाह, वो जिदा होने का प्रमाण पत्र कैसे दे देते?
सो उन्होंने बात का तोड़ ये कहकर दिया, लल्ला, जे बात हम ना जाने। मानिक कह रहे हैं कि तुम मर गए तो समझो मर गए। बड़ा भाई तो राम समान होवे है, वो भला झूठ क्यों बोलेगा। और भैया जे तुम्हारे घर का मामला है, हम तुम्हारे फटे में टांग क्यों अड़ावें। अच्छा चले हैं। डॉट 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 भैंसन का दूध काढ़नो है, कहकर चुन्नू दद्दा चल दिए। उनके पीछे पीछे बाकी की भीड़ भी चल दी। रह गया तो अकेला हीरालाल। बहुत देर रोया झींका, पर कुछ बात ना बनी। थोड़ी देर में दोनों भैया लठ निकाल लाए। यूं तो हीरा देह से अच्छा भला मजबूत था, पर निहत्था भी था और उसे भाइयों से मार पीट करना अच्छा नहीं लग रहा था। तीसरा, उसे खुद पर ही शक होने लगा था कि कहीं वह सचमुच में ही तो मर के भूत नहीं बन गया। सो वह वहां से हट गया। थोड़ी देर टिसुए बहाने के बाद पीपल के पेड़ के नीचे आ बैठा। बदन पर ठंडी हवा लगी, दिमाग में भी हवा के कुछ झोंके गए। दिमाग का रोशनदान खुल गया। उसके खुलते ही हीरा ने सोचा, सब झूठ बोल लेंगे, पर पंचों में तो परमेश्वर का वास होता है, वो जरूर न्याय की बात करेंगे। ये सोचकर वह चौपाल पर पहुंचा। चौपाल में सरपंच जी न्याय के हुक्के में ईमान का तंबाकू डालकर गड़प गड़प कर रहे थे। हीरा ने पायल आगी की। सरपंच जी ने मुंह फेर लिया। हीरा समझ गया, न्याय के देवता कन्या भगाई की घटना से अब तक नाराज हैं। देवता चरण वंदना से प्रसन्न होते हैं, उसने 10वीं की हिंदी की किताब में पढ़ा था। सो उसने सरपंच जी के पैर पकड़ लिए। सरपंच जी भिन भिनाए, का बात है रे, को है, हमारे पांव काहे पकड़ रहा है। हीरा सकपकाया, भिन भिन आकर बोला, सरपंच जी, मैं हीरा, किशन का छोरा, पहचाने ना का। सरपंच जी मुंह टेढ़ा करके मुस्कुराए। किशन का छोरा तो उसी दिन मर गया था जिस दिन वो बलेसर की छोकरी को भगाई कर ले गया था। सरपंच जी हुक्का गुड़गुड़ाते हुए उवाचे। हीरा रो पड़ा। रोते रोते भी बात उगलना ना भूला, हुजूर हमें पता है, आप हमसे छोकरी भगावे को लेके बहुत नाराज हैं, पर अब तो हम बाल बच्चेदार हो गए, हमें अब क्षमा कर दो। सरपंच जी, हम तो आपकी काली गाय हैं, आपकी पिरजा हैं, हमारी खता माफ कर दो। सरपंच जी ने मुंह टेढ़ा ही रखा, पर जुबान खोल दी, लल्ला, खता माफ करने लायक ना है, समझे, हमारे लिए, पूरे गांव के लिए, तो तुम मर गए और भूतों से हम बात नहीं करते। जुबान बंद हुई, हुक्के की गड़प गड़प शुरू हो गई। हीरा समझ गया, अब आंसुओं की नुमाइश करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। सो उसने झटपट आंखों में आंसुओं की फसल उगाई और गिड़गिड़ाकर बोला, महाराज, हमारी गलती पे हमें गिन के 10 जूते मार लो, पर हमें हमारी जमीन दिला दो। हमारे दोनों भैया जमीन कब्जाए बैठे हैं, कहवे हैं कि हम मर गए, पर देखियो, हम तो आपके सामने जिंदे बैठे हैं, देखो देखो, छूकर देख लो, कहकर वह खुद को छुआने के लिए आगे बढ़ा। सरपंच जी बिदक लिए, हट हट, हम मरे हुए आदमी को नहीं छुएंगे, हट। अब की बार हीरा बुक्का फाड़कर रो पड़ा। रोते रोते बोला, मालिक न्याय करो, माना आप हमसे नाराज हैं, हम माने हैं, हमने गांव की इज्जत डुबोई, आपका नाम बदनाम किया, पर क्या जे न्याय है कि हमारे भैया हमारी जमीन कब्जा लें, हमें मरा घोषित करा दें और आप कुछ भी ना करें। आखिर आप गांव के मुखिया हैं, आप कुछ तो कहो, बताओ हम मरे हैं कि जिंदा हैं। सरपंच जी ने इस बार कुछ कहा। मुंह सीधा करके बोले, देखो लल्ला, गांव के लिए तुम 7 बरस पहले मर गए और घर वालों के लिए 3 बरस पहले। जब गांव के लिए मर गए, अपने घर वालों के लिए मर गए तो जिंदा कैसे हो सके हो। उसके बाद हुक्के का एक गड़प मार के बोले, देखो, जे तुम्हारे घर की बात है, जब तुम्हारे घर वाले ही तुम्हें मुर्दा मान रहे हैं तो हमारी क्या हैसियत जो तुम्हें जिंदा मान लें। हाँ, अगर तुम्हारे भैया लोग तुम्हें जिंदा मान लेंगे तो हम भी तुम्हें जिंदा होने का प्रमाण पत्र दे देंगे। अब तुम जाओ यहाँ से। सरपंच जी की इस न्याय की बात और उस बाद के आदेश के बाद भी हीरा नहीं हिला। सरपंच जी ने लठैत को हुक्म दिया, भूत को लाठी की मार दिखाओ। मार के आगे भूत भी भागते हैं। ऐसा ही हुआ, जैसे ही लठैत ने लाठी उठाई, हीरा भाग लिया। कहावत भी तो सच सिद्ध करनी थी।
न्याय की दुकान से भागते भीगते हीरा की सांस फूल गई। उसने हैंडपंप चलाकर ओक से पानी पिया, पानी से प्यास बुझाई और दिमाग को हिलाया। दिमाग में एक रोशनी कौंधी। उस रोशनाई में उसे लेखपाल यानी पटवारी का चेहरा नजर आया। बस दिमाग की कलियां खिल गईं। कदम चल पड़े। कहना ना होगा कि उनकी मंजिल पड़ोसी गांव में पटवारी का घर था। पटवारी के घर तक पहुंचते पहुंचते हीरा की हालत टाइट हो चुकी थी। शरीर में थकान, पर मन में उमंग थी। भाई धोखा कर सके हैं, गांव वाले भी साथ ना देवें, पर कागज तो झूठ ना बोलेगा। कागज तो पटवारी के पास होगा ही। यही सोचते हुए हीरा ने पटवारी के घर की कुंडी खटखटाई। साक्षात पटवारी बाहर निकले। हीरा ने पटवारी जी से राम राम की, अपना परिचय दिया। बताया, हम हीरा हैं, बिसौली गांव के मरहूम किशन लाल के छोटे बेटे। पटवारी ने इशारे से रोक दिया, बोले, बताने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें पहचानते हैं। तुम पन्ना और माणिक के छोटे भाई हो। 7-8 साल पहले घर छोड़कर चले गए थे। बताओ, कैसे आना हुआ? हीरा की बाछें खिल गईं। खिली बाछों ने इशारे में कहा, ले बेटे, हो गया काम, अब तो जमीन मिल गई। हीरा ने खुशी के इजहार के रूप में गुटखे से पीले दांत चमकाए और बोला, पटवारी जी, अब तो मैं आपकी ही शरण में हूँ। मेरे भाइयों ने मिसकॉट करके मेरी जमीन दबा ली है। कहते हैं कि मैं मर गया हूँ। भैया, कह तो वे सही रहे हैं। तुम सच्ची में मर चुके हो, पटवारी ने गंभीरता से कहा। हीरा का दिमाग भन आ गया। चिढ़कर बोला, क्या कहते हैं पटवारी जी, हम आपके सामने जिंदा खड़े हैं और आप कह रहे हैं कि हम मर चुके हैं। मुझे लगे है कि आप भी हमारे भाइयों से मिल चुके हैं। आपको भी भगवान के घर जवाब देना है। न्याय की बात करो, पटवारी जी, हीरा ने भिन भिन आकर कहा। भैया हीरा, हम न्याय की बात ही कर रहे हैं। तुम सचमुच मर चुके हो। हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से तुम 3 साल पहले ही मर चुके हो। हमारे रिकॉर्ड में मृतक के रूप में ही तुम्हारा नाम दर्ज है। पटवारी ने झोले में रखे कागज खंगालते हुए कहा। मतलब? हीरा सन्नाया गया। मतलब ये भैया कि हमारे रिकॉर्ड में तुम्हारे 3 साल 2 महीने पहले मरने का सर्टिफिकेट लगा है। अब आदमी तो झूठ बोल सके है, पर सरकारी कागज तो झूठ ना बोले। बस इसी कागज के बल पर चकबंदी में तुम्हारी जमीन तुम्हारे भाइयों के नाम हो गई। ये देखो, उनका हलफनामा। अब हम क्या करते? तुम्हारे बाल बच्चे होते तो जमीन उनके नाम होती। अब तुम्हारे बाल बच्चों का तो रिकॉर्ड था ना, सो जमीन माणिक और पन्ना के नाम चढ़ गई। विश्वास न हो तो देख लो ये कागज, कहकर पटवारी ने कागज हीरा के सामने लहरा दिया। हीरा ने कागज पढ़ा। सच में ही उसके नाम के आगे मृतक लिखा था। कागज के हिसाब से वह 3 साल 2 महीने पहले ही मर चुका था। हीरा चक्कर खा कर गिरा। गिरते गिरते उसने देखा कि उसके पैर सचमुच भूतों की तरह पीछे को थे। इसके बाद बेहोश ही होना था, जो वह हो गया। पटवारी ने पानी के छींटे डालकर उसकी बेहोशी दूर की और फिर उसके कान में फुसफुसाए, भैया हीरा, हमारी फीस दो तो हम तुम्हें जिंदा होने का रास्ता बता देंगे। बोलो, दोगे फीस? हीरा के दिमाग में हवा के साथ बुद्धि प्रविष्ट हुई। उसने जेब में हाथ डाला, 100 के 2 नोट निकाले और पटवारी जी के हाथ में रख दिए। पटवारी जी ने फिर 2 बातें बताईं। पटवारी जी बोले, भैया, हमारी सुनो, एक तो अपने जिंदा होने का केस फाइल कर दो। उसमें 420 का मुकदमा लगा दो। हो सके है, तुम कोर्ट में से जिंदा साबित हो जाओ। कोर्ट ने तुम्हें जिंदा मान लिया तो तुम्हारी जमीन वापस मिल सकेगी। कहकर उन्होंने बीड़ी सुलगाए और धुआं फेंकते हुए शून्य में निहारने लगे। हीरा दूसरी बात के बाहर आने का इंतजार करने लगा। पटवारी जी ने बीड़ी खत्म होने तक बात पेंडिंग रखी। फिर बोले, भैया, दूसरी बात ये है कि जाके बिरमा यादव से मिल लो। वो ही तुम्हें इस भवसागर से पार उतार सकता है। फिर हीरा को सोचते देखकर बोले, सुनो हीरा, हम जानते हैं कि बिरमा से तुम्हारे घर वालों की पक्की दुश्मनी है। अब तुम तो गांव में रहते नहीं, सो वो दुश्मनी तुम्हारे भाइयों से निभा रहा है। अभी साल भर पहले ही फौजदारी हुई है। पन्ना का तो समझ लो, वो जानी दुश्मन है। वो पन्ना को सबक सिखाने में तुम्हारा साथ देगा, मान लो। पर हीरा मिनमिनाया,
पर वर को डालो चूल्हे में। याद रखो, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होवे है। फिर हम जाने हैं कि बिरमा से ज्यादा हरामी इलाके भर में कोई ना है। तुम्हारे लट्ठों का और उसका शातिर दिमाग दोनों मिल गए तो कुछ ना कुछ नौटंकी तो होगी ही। बात कुछ कुछ हीरा की समझ में आई। उसने ठान ली कि लौटते में आज वो बिरमा के चौबारे पे जाएगा और उससे मदद की भीख मांगेगा। पर उससे पहले उसकी इच्छा थाने में जाकर भाइयों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने की थी। ये बात उसने पटवारी जी से शेयर भी कर डाली। पटवारी हंसे और बोले, भैया, जहां तक हम तुम्हारे भाइयों को जाने हैं, उनके पिछवाड़े में सुअर का बाल है। वे तुमसे पहले थाने पहुंच चुके होंगे। वैसे भी तुम्हारा मृत्यु प्रमाण पत्र उनके पास है। फिर भी अपने मन की मन में मत रखो, कोशिश करके देख लो। हीरा पटवारी से राम राम करके चला आया। अगली मंजिल थाना थी। थाने में वही हुआ जो पटवारी ने कहा था। खूब चिल्ला पौन मची। हीरा बोला, थानेदार जी, बहुत परेशान हूँ। मेरे भाइयों ने मेरी जमीन दबा ली है। उनके खिलाफ रिपोर्ट लिख लो। थानेदार हंसा, हंसकर बोला, थाने में सिर्फ जीवित लोगों की रिपोर्ट लिखने का कायदा है। भूतों की रिपोर्ट लिखे जाने के ऑर्डर अब तक नहीं आए हैं। हीरा भभकर बोला, मैं आपके सामने जिंदा खड़ा हूँ, जिंदा हूँ, भूत नहीं। थानेदार बोला, हमारा रिकॉर्ड कहता है कि तू मर चुका है। सरकारी रिकॉर्ड झूठ नहीं बोलता। हीरा इस बार गिड़गिड़ाकर बोला, हुजूर, मैं सच्ची मुच्ची का आदमी ही हूँ, मेरा विश्वास करो। थानेदार फिर हंसा, पगला कहीं का, हम तेरा विश्वास क्यों करें? हम तेरा विश्वास क्यों करें? हम सरकारी नौकर तेरा विश्वास करेंगे कि सरकारी कागज का? देख, तेरे भाई लोग आज दोपहर में ही तेरा मृत्यु प्रमाण पत्र थाने में जमा करके गए हैं। ज्यादा तिया पांचा करेगा तो 4 डंडे लगाकर पिछवाड़ा सुजा दूंगा। भाग यहाँ से। साला मरने के बाद भी रिपोर्ट लिखाने आ गया, कहकर थानेदार हंसा। हीरा लौट आया। अब अगली मंजिल बिरमा यादव का घर था। उस रात हीरा बिरमा यादव के घर रुका। बिरमा ने उसकी जमकर खातिरदारी की। सारी रात उसकी मिसकॉट हुई। इसका असर अगली सुबह ही देखने को मिल गया। हीरा का बड़का भैया माणिक हाथ में लोटा लेकर दिशा मैदान को जंगल में जा रहा था। सामने से लठ लिए आ गया हीरा। पहले भैया राम राम कही, फिर बिना आशीर्वाद का इंतजार किए घुमाया दिया लठ। फिर क्या था, दे दना, दे दन। लठ की आवाज और माणिक की चीखों के बीच कंपटीशन हो गया। कंपटीशन तभी खत्म हुआ जब माणिक की दाएं हाथ की हड्डी के चट चट करके टूटने की आवाज आई। हीरा ने पिटाई बंद की और नीचे पड़े चीखते कराहते भाई को विदाई की राम राम कहकर आगे चल दिया। अब अगली मंजिल मंझले भैया पन्ना का घर था। पन्ना उस समय भैंस का दूध काढ़ रहे थे। बाल्टी लगाए भैंस के नीचे बैठे थे। हीरा पहुंच गया। पहले मंझले भैया को राम राम की, फिर लठ उठा लिया और फिर तो धर लिया भैया को। सिर, हाथ, पांव, कमर, सबकी सेवा की। पन्ना चीखे, चिल्लाए, कमीने, छोटा होके बड़े भाई पे हाथ उठावे है। तुझे ना छोड़ूंगा, जेल कराऊंगा, सालों चक्की पीसेगा। हाय, उनकी चीख सुनकर मंझली भाभी दौड़ी आई। हीरा ने भाभी को भी राम राम की, फिर लठ ने राम राम की। मंझली भाभी लठ लगते ही अंदर भागी। उनके पतिदेव ने बाहर से और उन्होंने घर के अंदर से गालियों की बौछार शुरू कर दी। पर हीरा निर्विकार भाव से भैया की सुताई करता रहा। कुछ देर में गांव में हल्ला हो गया। हीरा ने मौके की नजाकत समझ ली और चीखते चिल्लाते भैया को छोड़कर बाहर भागा। हाँ, जाते जाते भी भैया को राम राम करना ना भूला। आखिर गांव की मर्यादा तो रखनी थी ना। हीरा के लठ ने माणिक और पन्ना की जमकर सेवा की थी। उसकी कृपा से माणिक के हाथ की हड्डी और पन्ना का सिर फट चुका था। पन्ना बहू की सिर्फ पैर की हड्डी टूटी थी। पहले राउंड में उन्होंने अपनी चोटों का इलाज कराया, प्लास्टर चढ़वाया। उसके बाद वे बैलगाड़ी में लदकर रोते कराहते पहुंचे थाने। वहां जाकर थानेदार को रो रो कर हीरा की करतूत बताई, अपने जख्म, अपने प्लास्टर दिखाए। हीरा के खिलाफ हत्या करने की कोशिश यानी दफा 307 में रिपोर्ट लिखाने की बात कही। थानेदार हंसा, बोला, पागल हुए हो क्या? मृतक के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने का कोई प्रावधान नहीं है।
मरा हुआ आदमी किसी को कैसे घायल कर सकता है। माणिक पन्ना ने बहुतेरी आन्या बाय की कसम धर्म खाए, पर थानेदार नहीं माना। बिगड़ कर बोला, सालों झूठी रिपोर्ट लिखाने आए हो। तुमने ही तो कहा था हीरा मर चुका है। वो तुम्हें कैसे मार सकता है? तुमने ही दिया था ना हीरा का मृत्यु प्रमाण पत्र। अब वो सरकारी कागजों में मर चुका है तो हम उसे जिंदा कैसे कर सकते हैं? भागो यहाँ से, झूठी रिपोर्ट लिखवाते हो। पन्ना गिड़गिड़ा कर बोला, माई बाप रहम करो, हम सच्ची कह रहे हैं। हमें हीरा ने ही मारा है, राम जी की सौं। बताओ बताओ, हम झूठ बोल सके हैं, पर हमारे ये जख्म, ये हमारा प्लास्टर, ये तो झूठ ना बोलें। बताओ, उसने हमें ना मारा तो हमारे चोट कैसे लग गई? थानेदार का माथा सोचने की मुद्रा में सिकुड़ा। वह सोचकर बोला, हम। चोट तो तुम्हें लगी है, हीरा तो मर चुका है, वो तो तुम्हें मार नहीं सकता। मुझे लगता है तुम लोगों ने एक दूसरे पर हमला किया है, तभी ये चोट लगी है। फिर हवलदार को आवाज देकर बोला, अबे ओ बद्री, गिरफ्तार करो बे इन सालों को। आपस में फौजदारी की रिपोर्ट लिखो, साथ में झूठी रिपोर्ट लिखाने की कोशिश की धारा भी लगाओ। अब इतना सुनना था कि माणिक और पन्ना दोनों के रंग उड़ गए। उन्होंने माफी मांगी, पर पुलिस को तो अपना काम करना ही था। सो उसने अपना काम किया। सो दोनों के हिस्से में 4-4 झापड़, दर्जन दर्जन भर गालियां और 5-5 हजार का दंड आया। इसके बाद वह रोते कांकते हीरा के बदन में 2-2 मीटर के कीड़े पड़ने की दुआ मांगते हुए बाहर आए। रात के लगभग 12 बजे होंगे। पन्ना औसारे में खाट डालकर लेटे थे। सोना कहना तो गलत होगा। कमर का दर्द हीरा को गलियाने की सहूलियत तो दे रहा था, पर सोने की इजाजत नहीं दे रहा था। ऐसे में भूत से हीरा प्रकट हुए। एक हाथ में वही तेल पिला लठ, दूसरे में गंडासा। पन्ना की तो अपने आप वायु निकल गई। घबराकर बिस्तर गीला करने वाले थे कि हीरा ने आते ही पैर छुए। राम राम की। पन्ना का लगा कि पड़ा अब लठ। सुबह की याद ताजा हो आई। हीरा बोला, दद्दा डरो मत, हम मारने ना आए, हम तो समझाने आए हैं। हमारी जमीन वापस दे दो। पन्ना पिनाए, ना हम जमीन वापस ना देंगे। रिकॉर्ड में तुम मर चुके हो तो जमीन किसके नाम करेंगे? मुर्दों के नाम कहीं जमीन होवे है। हीरा बोला, हाँ दद्दा, ठीक कहते हो, मुर्दों के नाम जमीन ना हो सकती। पर जे बताओ, अगर मुर्दा किसी को जान से मार देवे तो उसे सजा हो सके कि ना? पन्ना सोच में पड़ गए। थानेदार की बात भी याद आ गई। हीरा बोला, अब सुनो, अब ही तो हम जा रहे हैं, पर परसों तक हमारी जमीन हमें ना मिली तो समझ लो, हम तुम्हारे और माणिक भैया के पूरे खानदान को खत्म कर देंगे, कहे देते हैं। पन्ना पिना के बोले, अंधेर गर्दी है का, पुलिस थाना कुछ ना है का, फांसी हो जाएगी, समझे? हीरा हंसा, बोला, दद्दा, मुर्दों को फांसी होते सुनी है, हम तो भूत हैं, किसी को भी मार सके हैं। याद है ना थानेदार ने क्या कही कि मुर्दों के खिलाफ रपट ना लिखी जा सकती? हीरा बोला, दद्दा, और सोच ले जो, परसों तक का टाइम दे रहे हैं, 10 के बाद, फिर जे गंडासा और। बात हीरा ने अधूरी छोड़ दी। लठ कंधे पर रखकर चल दिए, पर भैया को राम राम करनी फिर भी ना भूले। तीसरे दिन क्या हुआ, इसमें लिखने को कुछ बचा है क्या? बस इतना काफी है कि हीरा को पहले जमीन मिली, घर मिला, उसके बाद जिंदा होने का प्रमाण पत्र मिला। प्रमाण पत्र दिलाने में उसके भाइयों का बड़ा हाथ रहा। जब तक प्रमाण पत्र नहीं था, तब तक वह डर डर कर जीते रहे। भूत का क्या पता कब मार डाले। भूत को कोई सजा थोड़े ही मिलती है। भगवान ने जैसे हीरा को जीवित किया, वैसे हर मुर्दे को जीवित करें।